नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें समय में पीछे ले जाएगी। प्राचीन भारत के हृदय में एक ऐसी जगह जहां कहते हैं ज्ञान की नदियां बहती थी, नालंदा। जी हाँ, नालंदा, एक नाम जो आज भी गूंजता है। हमारे पास नालंदा जहां ज्ञान की प्रतिध्वनि है नाम की एक श्रृंखला के कुछ अंश है, और इनके जरिए हम कोशिश करेंगे इस महान केंद्र की परतों को खोलने की। समझेंगे कि नालंदा की नींव किन विचारों पर रखी गई थी, वहां शिक्षा कैसे दी जाती थी, और ऐसा क्या था कि दुनिया भर से विद्वान हजारों मील चलकर यहाँ खींचे चले आते थे। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि नालंदा सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये तो उच्च शिक्षा का, बौद्धिक खोज का और ज्ञान के आदान प्रदान का एक प्रतीक है, एक मॉडल। हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे उस जमाने में ज्ञान को इतनी अहमियत दी गई थी। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं नालंदा की जमीन से, उसकी आत्मा से। पहला अंश हमें बताता है कि ये विश्वविद्यालय राजगीर की शांत हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था। राजगीर, ध्वनि क्या खूब कहा है। हाँ। सोचिए, ये वही जमीन है जहां कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने ध्यान किया, भगवान महावीर ने उपदेश दिए जी। और यहीं से नागार्जुन जैसे बड़े दार्शनिक निकले, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ, शून्य देने वाले आर्यभट्ट। हाँ, और धर्मकीर्ति जैसे महान तर्कशास्त्री। ये जगह हमेशा से ही जैसे आत्मिक शांति और बौद्धिक जागरण का एक संगम रही हो। बिल्कुल, ऐसा लगता है मानो वो माहौल ही सीखने के लिए बना था। हाँ, जैसे प्रकृति खुद मदद कर रही हो। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। क्या? नालंदा केवल ईंट पत्थर का विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि प्रकृति और ज्ञान का संगम है। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये एक पूरा माहौल था। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उस स्थान का जो माहौल था और विश्वविद्यालय की जो सफलता थी, उसमें गहरा रिश्ता था। ये जो आध्यात्मिकता और बौद्धिकता का संगम था ना, एक तरफ शांति, ध्यान, आत्मखोज, और दूसरी तरफ तर्क, शास्त्रार्थ, ज्ञान की प्यास। यही नालंदा की खासियत थी। प्रकृति के इतने पास होना, वो शांत पवित्र वातावरण, उसने यकीनन सीखने और सोचने की प्रक्रिया को और गहरा बनाया होगा। सही कह रहे हैं। ये महज एक ढांचा नहीं था, ये ज्ञान को पनपने के लिए बनाया गया एक पूरा इकोसिस्टम था। इकोसिस्टम, हाँ, ये सही शब्द है। ये हमें उस प्राचीन भारतीय नजरिए की झलक देता है, जहां ज्ञान पाने के लिए बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के माहौल को महत्व दिया जाता था। और ऐसे उपजाऊ माहौल में वो कौन सा बीज था जिसने नालंदा को जन्म दिया? दूसरा अंश हमें ले जाता है 5वीं शताब्दी ईस्वी में, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। हाँ, गोल्डन एरा। कला, विज्ञान, गणित, दर्शन, हर तरफ भारत नई ऊंचाइयां छू रहा था। और इसी दौर में सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने एक सपना देखा, एक बहुत बड़ा सपना। कैसा सपना? एक ऐसा केंद्र बनाने का सपना जहां ज्ञान की कोई सीमा ना हो, जहां अलग अलग दर्शन, विज्ञान, कलाएं, विचार सब एक साथ पनप सकें। वाह, बिना किसी भेदभाव के। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे से बात कर सकें, सीख सकें। इसी सोच ने नालंदा को जन्म दिया, और इसे दुनिया का पहला पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। पहला? सच में? हाँ, ऐसा कहा जाता है। और नाम भी देखिए कितना सही है, नालंदा। संस्कृत में इसका मतलब है ज्ञान देने वाला, या कह सकते हैं न रुकने वाली ज्ञान की धारा। क्या बात है, न रुकने वाली ज्ञान की धारा। और यहाँ की व्यवस्था भी एकदम अलग थी। हजारों छात्र और शिक्षक एक ही कैंपस में साथ रहते, साथ खाते, सोचते और सीखते थे। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक जीवन जीने का तरीका था। ये कॉन्सेप्ट उस समय के लिए कितना क्रांतिकारी रहा होगा। हाँ। आज भी है शायद। हाँ। सोचिए, इतिहास का पहला सही मायनों में यूनिवर्सिटी टाउन, जहां पूरी जिंदगी ही ज्ञान और बौद्धिक चर्चा के आसपास घूमती हो। बिल्कुल। आज के कई विश्वविद्यालय बहुत बड़े होंगे, लेकिन नालंदा का ये जो एकीकृत आवासीय मॉडल था, जहां गुरु और शिष्य एक ही जगह लगातार बातचीत में रहते थे, इसने सीखने की प्रक्रिया को कितनी गहराई दी होगी। हाँ। लगातार बहस, चर्चा, एक साझा बौद्धिक यात्रा। सही। इसने सिर्फ छात्रों का झुंड नहीं बनाया, बल्कि एक जीता जागता ज्ञान का समुदाय बनाया। और ये मॉडल, जैसा आपने कहा, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से सदियों पहले यहाँ था। और ये ज्ञान का समुदाय कितना बड़ा और प्रभावशाली था। तीसरा अंश हम इसके साइज और पढ़ाई के तरीके के बारे में बताता है। अच्छा। अंदाजा है कि नालंदा में लगभग 10,000 छात्र
और 2000 शिक्षक रहते थे। 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक, ये तो बहुत बड़ी संख्या है उस जमाने के हिसाब से। हाँ, चौंकाने वाली है। और कहते हैं कि यहाँ शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि उसकी तुलना आज के टॉप विश्वविद्यालयों से भी की जा सकती है, शायद उनसे बेहतर भी। ऐसा क्या खास था वहां की पढ़ाई में? सबसे खास बात, जैसा स्रोत बताते हैं, ये थी कि यहाँ सिर्फ जानकारी रटाई नहीं जाती थी। यहाँ के जो आचार्य थे वो असल में सोचने का तरीका सिखाते थे। सोचने का तरीका मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, तर्क करना, विश्लेषण करना, सवाल पूछना। और सिलेबस तो अविश्वसनीय रूप से बड़ा था। बौद्ध दर्शन तो था ही, पर साथ में गणित, आर्यभट्ट वाला गणित। वही खगोल विज्ञान, चिकित्सा यानी आयुर्वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान, कला, यहाँ तक कि शायद प्रशासन और कानून जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। गजब, मतलब हर तरह का ज्ञान। बिल्कुल। और एडमिशन लेना आसान नहीं था। कहते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल प्रवेश परीक्षा होती थी। अच्छा। यहाँ तक कि जो द्वारपाल होते थे वो खुद इतने विद्वान होते थे कि वो आने वालों की पहली परीक्षा ले लेते थे। क्या बात है, द्वारपाल ही परीक्षा ले रहे हैं? हाँ, तो सैकड़ों में से शायद कुछ ही भाग्यशाली और योग्य छात्र चुने जाते थे। ये कठोरता क्यों? क्वालिटी बनाए रखने के लिए? हाँ, शायद इसीलिए, या ये पक्का करने के लिए कि यहाँ सिर्फ वही आए जिनमें ज्ञान की सच्ची लगन हो। ये भी हो सकता है। और फिर वहाँ का पुस्तकालय धर्मगंज, यानी सत्य का खजाना। धर्मगंज, हाँ सुना है इसके बारे में। ये 3 बड़ी इमारतों में फैला था, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इसके बारे में कहानियां हैं कि ये इतना विशाल था, और ये स्रोत से एक मशहूर लाइन है, अगर कोई वहां जीवन भर भी पढ़े तो भी सब नहीं सीख सकता। बाप रे, जीवन भर पढ़ने पे भी खत्म ना हो। सोचिए, लाखों पांडुलिपियों से भरी 9 मंजिला इमारतें, जहां विद्वान दिन रात पढ़ने और रिसर्च करने में लगे रहते होंगे। इस सिलेबस की चौड़ाई को देखिए, ये उस युग की बौद्धिक अमीरी और खुलेपन का सबूत है। ये दिखाता है कि ज्ञान को कितने होलिस्टिक तरीके से देखा जाता था। इसमें दर्शन भी था, विज्ञान भी, कला भी और जीने का तरीका भी। सही। ये सिर्फ एक मठ या धार्मिक स्कूल नहीं था, ये एक सच्ची यूनिवर्सिटी थी, अपने असली मतलब में। और जो कठोर एडमिशन स्टैंडर्ड थे वो बताते हैं कि उत्कृष्टता पर कितना जोर था। ये कोई डिग्री बांटने की जगह नहीं थी। और ये सोचने का तरीका सिखाने पर जोर, ये तो आज की 21वीं सदी की शिक्षा के लिए भी सबसे बड़ा सबक है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब नालंदा के मूल में थे। इन्हीं सब वजहों से नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि सचमुच ज्ञान की राजधानी बन गया। ज्ञान की राजधानी? हाँ, जिसकी शोहरत सदियों तक पूरे एशिया में गूंजती रही, चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया तक। और इसी शोहरत ने दुनिया भर के ज्ञान के प्यासों को नालंदा की ओर खींचा। जी। चौथा अंश इसी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और विदेशी विद्वानों के रोल पर है। हाँ, जैसे ह्वेनसांग। बिल्कुल। सबसे मशहूर उदाहरण शायद 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग का ही है। जी। ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। हाँ। और कई साल नालंदा में रहकर संस्कृत सीखी और बौद्ध दर्शन का गहरा अध्ययन किया। कई साल बिताए उन्होंने यहाँ? हाँ, वो यहाँ के माहौल से, विद्वानों के स्तर से और ज्ञान की गहराई से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने यात्रा विवरण में इसका काफी जिक्र किया है। उनका एक मशहूर कथन है जो स्रोतों में मिलता है, वो नालंदा के अनुभव को बताता है। यहाँ ज्ञान समुद्र की तरह है, गहरा, विशाल और पवित्र। गहरा, विशाल और पवित्र, क्या अद्भुत वर्णन है ना? और ह्वेनसांग यहाँ से सैकड़ों पांडुलिपियां अपने साथ चीन ले गए। बहुत सारी। और उनका अनुवाद करने में उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी लगा दी। इस काम ने न सिर्फ बौद्ध धर्म और भारतीय दर्शन को चीन, कोरिया और जापान में फैलाया, बल्कि उस समय के भारतीय समाज, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान का एक बहुत कीमती रिकॉर्ड भी हमें दिया। सही बात है। उनके लिखे बिना हमें शायद इतना कुछ पता ही नहीं चलता। एक और महत्वपूर्ण चीनी विद्वान थे इत्सिंग। अच्छा। इत्सिंग भी, हाँ, उन्होंने भी नालंदा में पढ़ाई की। उनका अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने लिखा है, और ये भी इस स्रोत से है, नालंदा में अध्ययन का वातावरण ऐसा है जैसे देवता स्वयं यहाँ पढ़ाते हो। जैसे देवता पढ़ाते हो, ये तो कमाल की तारीफ है। हाँ, ये शब्द उस जगह की बौद्धिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को दिखाते हैं।
ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे विद्वानों की ये वर्णन बहुत प्रभावशाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, ये दोनों ही बौद्ध भिक्षु थे हाँ थे। और एक महान बौद्ध केंद्र का वर्णन कर रहे थे, तो क्या ये मुमकिन है कि उनके विवरण में थोड़ी प्रशंसा का भाव ज्यादा हो, या कहें कि एक खास नजरिए से लिखा गया हो? हमें इन यात्रा वृत्तांतों को कैसे देखना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं कि ह्वेनसांग और इत्सिंग बौद्ध थे और नालंदा उनके लिए एक तीर्थ जैसा था, तो उनके लेखन में श्रद्धा और तारीफ का भाव साफ झलकता है। लेकिन हमें कुछ और बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। पहली बात, उनके विवरण सिर्फ तारीफ तक ही सीमित नहीं हैं। वो उस समय के सिलेबस, पढ़ाने के तरीके, रोज की दिनचर्या, यहाँ तक कि एडमिशन प्रक्रिया के बारे में भी ठोस जानकारी देते हैं। अच्छा। और इस जानकारी की पुष्टि दूसरे स्रोतों और जो खुदाई में सबूत मिले हैं उनसे भी होती है। ठीक है। दूसरी बात, वो अकेले नहीं थे। जैसा हमने कहा, नालंदा में कोरिया, तिब्बत, मध्य एशिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया से भी छात्र आते थे। हाँ, ये बात तो है। ये जो इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण था, वो सिर्फ धार्मिक आस्था का नतीजा नहीं हो सकता। ये उस जगह की अकादमिक उत्कृष्टता और बौद्धिक आजादी का भी सबूत है। सही कह रहे हैं। और तीसरी बात, ह्वेनसांग ने सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं, बल्कि भारतीय गणित, तर्कशास्त्र और व्याकरण का भी अध्ययन किया और उनकी तारीफ की। तो हाँ, उनके नजरिए को ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन उनके विवरण को पूरी तरह खारिज करना भी सही नहीं होगा। वो नालंदा के वैश्विक कद का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। ये बात समझ में आती है। नालंदा असल में एशिया के लिए एक सांस्कृतिक और बौद्धिक हाईवे बन गया था। हाईवे, हाँ। यहाँ अलग अलग देशों, संस्कृतियों और विचारों का एक अभूतपूर्व संगम होता था। ये सिर्फ ज्ञान देने का केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान बनाने और उसके लेन देन का भी मंच था। और इस ज्ञान के प्रवाह ने सदियों तक पूरे एशिया के दर्शन, विज्ञान, कला और संस्कृति पर गहरा असर डाला। ये दिखाता है कि नालंदा सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की एक अनमोल धरोहर है। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें, हमने देखा कि कैसे नालंदा की जड़ें आध्यात्मिकता और प्रकृति में थीं। जी। कैसे सम्राट कुमार गुप्त के एक दूरदर्शी सपने ने से सच किया। कैसे वहां सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि सोचने का तरीका सिखाया जाता था। बिल्कुल। कैसे उसका पुस्तकालय ज्ञान का अथाह सागर था, और कैसे उसने सदियों तक दुनिया भर के विद्वानों को अपनी ओर खींचा और एक ग्लोबल नॉलेज सेंटर की भूमिका निभाई। हाँ। ये वाकई सिर्फ ईंट पत्थर के खंडहर नहीं है, ये तो ज्ञान, जिज्ञासा और इंसानी क्षमता का एक जीता जागता प्रतीक है। बिल्कुल। और इन स्रोतों से गुजरते हुए मन में कई विचार आते हैं। नालंदा का पतन भले ही सदियों पहले हो गया, लेकिन उसका जो विचार है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कैसे? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज की हमारी जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं वो नालंदा के किन उसूलों से सीख सकती हैं। क्या हम उस तरह की समग्र शिक्षा जिसमें तर्क के साथ नैतिकता हो, विज्ञान के साथ कला हो और व्यक्तिगत विकास के साथ समाज की भावना का संतुलन हो, उस पर उतना जोर दे पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर इस डिजिटल युग में जहां सूचना का तो विस्फोट है, मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शायद ज्ञान की गहराई और सोचने विचारने का समय कम होता जा रहा है। ऐसे में क्या नालंदा जैसी जगह का विचार, जहां गहरी पढ़ाई, शांत चिंतन और एक जीवंत बौद्धिक समुदाय को प्राथमिकता दी जाए, क्या वो पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? शायद, हाँ। नालंदा हमें याद दिलाता है कि ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक साधना है, एक यात्रा है और शायद एक पवित्र अनुभव भी। इन सवालों पर सोचना ही, मुझे लगता है, आज के समय में नालंदा की विरासत को जिंदा रखने का एक तरीका हो सकता है। Continuous second part.